destroying any separatist movement is an extremely determined, it's an extremely bloody, and it's an extremely brutal affair. Russian Federation during the Second Chechen War first destroyed the entire city of Grozny. Grozny was, by the way, at one point in time labeled as the most destructive city in the world. Putin made a show of symbolism. उसने सबसे पहले destroy the head of the snake, and that raw aggression made the headline. Zhakistka is a sweep operation, and army would raid villages on suspicion, clear entire neighborhoods. जैसे पुतिन लॉयलिस्ट को बहुत कुछ मिला है, वैसे कादिरोव लॉयलिस्ट को भी बहुत कुछ मिलेंगे. तो बहुत सारे इंसर्जेंट्स जेन्युइनली टीम छोड़ के भाग के कादिरोव के लॉयलिस्ट बन गए. नमस्कार, जय गुरु, वेलकम टू हार्टलैंड डायरी. सबसे पहले दिस इज़ अ रिक्वेस्ट वीडियो. दिस रिक्वेस्ट हैज़ बीन मेड बाय कार्तिक जैन ऑन ट्विटर. थैंक यू कार्तिक फॉर सजेस्टिंग अ टॉपिक लाइक दिस. प्रीटी रेलिवेंट टॉपिक आज के दिन में, टाइम रेलिवेंट बेसिकली. कुछ ही दिन में पहलगाम में जो हुआ है उसका भी रिपरकशंस अभी चल रहा है. देयर इज अ लॉट ऑफ साउंड बाइट्स विच इज़ देयर इन फ्लोटिंग अराउंड इन द इंटरनेट. बहुत सारे डिस्कशंस हो रहा है. तो उसमें एक ये भी आया था, एक रिक्वेस्ट ये भी आ गया था कार्तिक से कि एक वीडियो बनाए. सो दिस वीडियो इज़ ऑन व्लादिमीर पुतिन ने चेचनिया को कैसे कंट्रोल में लाया. सो चेचनिया में देयर वाज चेचन टेररिज्म विच मॉर्फ्ड इनटू चेचन सेपरेटिज्म. तो उसमें व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, इसको लेके थोड़ा सा बात करने के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए. सो इस वीडियो के थ्रू आई वुड शेयर अ फ्यू पॉइंट्स ऑन हाउ पुतिन एंड हिज टीम फिनिश्ड द टेररिस्ट एंड द सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन चेचनिया. कपल ऑफ डिस्क्लेमर्स जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. एक तो आपको दिमाग में ये रखना है कि कोई भी डिस्ट्रॉइंग एनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट इज़ एन एक्सट्रीमली डिटरमाइंड, इट्स एन एक्सट्रीमली ब्लडी एंड इट्स एन एक्सट्रीमली ब्रूटल अफेयर. तो वो IRA का मूवमेंट को जो डिस्ट्रॉय किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो बोलिए, या LTT को जो ख़त्म किया था श्रीलंकन गवर्नमेंट में वो बोलिए, या ये चेचनिया, एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ सेपरेटिस्ट, प्रोट्रैक्टेड सेपरेटिस्ट टेररिस्ट मूवमेंट को ख़त्म करना कम्प्लीटली इज़ अ वेरी ब्रूटल अफेयर. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 है कि इस वीडियो को मैंने बनाया है इंटरनेट से पॉइंट जो भी है अवेलेबल करके. ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव सोर्स, दैट आई हैव रिसर्च अपॉन आर प्रेजेंट इन द इंटरनेट. ये सारे पॉइंट्स पब्लिक व्यू में है. जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े उसका लिंक शेयर कर देंगे. और एंड में आई विल सजेस्ट अ कपल ऑफ बुक्स ऑल्सो फॉर यू. यहाँ पे बहुत पहले वो शुरू में मेरे पास रिक्वेस्ट आते थे कि सर बुक रिव्यू करो. तो मैंने बोला था कि टॉपिक पे आएंगे तो एक दो करके किताब हम आपको बता देंगे जो आपको पढ़ के अच्छा लगेगा एंड यू गेन अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो इसके एंड में भी एक दो वेबसाइट, एक दो किताब आई विल रिकमेंड विच आई फाइंड excellent reads basically. तो वीडियो को एंड तक देखिए to understand the broader points of what happened in Chechnya. Of course, comment if you like the content and share amongst your friends. Newcomers, goes without saying, please देखिए, please subscribe कीजिए, consider subscribing to Heartland Diary. So we begin. See, I am not going into the mess that was Russian Federation जो पुतिन ने inherit किया बोरिस येल्सिन से. I am also not going into चेचनिया का टेररिज्म, शुरुआत क्या था, कैसे था, etc. etc. These are huge topics and these are best kept for future videos. तो मैं क्या करूँगा, I am going to make a summarized overview of what happened in Chechnya, especially during and after the second Chechen war, और वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में उस रीजन को कैसे इफेक्ट किया. राइट, ये हेडलाइंस के नीचे मैं जो आपको पॉइंट्स बताऊंगा ये हेडलाइंस मेरा क्रिएटेड है. दिस इज नॉट बीन सोर्स फ्रॉम एनीवन. पूरा चीज़ को समराइज करने के लिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट आई प्रेजेंट इट इन अ हेडलाइन बुलेट पॉइंट फॉर्मेट टू यू, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा. तो ये बुलेट पॉइंट मैंने बनाया है. तो सबसे पहले यहाँ पे आता है डिस्ट्रक्शन फेज 1. डिस्ट्रक्शन फेज 1 में क्या हुआ, रशियन फेडरेशन ड्यूरिंग द सेकेंड चेचन वॉर फर्स्ट डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी ऑफ ग्रोजनी. एंटायर सिटी एरियल बॉम्बार्डमेंट करके, कारपेट बॉम्ब करके, बैलिस्टिक मिसाइल्स मार के, दे रिड्यूस द एंटायर सिटी टू रबल. एंड देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज मेड बिटवीन सिविलियंस एंड टेररिस्ट कि ये सिविलियन स्ट्रॉन्ग होल्ड है इसमें नहीं मारेंगे, ये टेररिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है इसमें मारेंगे. देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन.
We see a reflection of what is happening of that today in Gaza. और 1991 में डेजर्ट स्टॉर्म में यूनाइटेड स्टेट्स ने जो इराक के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग किया था वो भी एक तरह से ऐसे ही था. सो दैट इज डिस्ट्रक्शन फेज 1. डिस्ट्रक्शन फेज 2 में क्या किया? वंस एरियल बम्बार्डमेंट करके द एंटायर सिटी वॉज रिड्यूस टू रबल्स, दे मूव्ड इन द हैवी आर्टिलरी ग्राउंड पे. जो भी बचा कुचा था, वॉट एवर वॉज लेफ्ट, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, नो डिफरेंशिएशन. जैसे कि एरियल बॉम्बिंग के टाइम में डिफरेंशिएशन नहीं किए थे, वैसे जब इसने हैवी आर्टिलरी अंदर घुसाया तो उस टाइम में भी देयर वाज नो डिफरेंशिएशन में. द फायर पावर वाज, टू से द लीस्ट, इट वाज ओवरवेलमिंग. जिस नेबरहुड में थोड़ा सा भी चेचन टेररिस्ट का अर्बन अटैक का विस्पर मिल रहा था, उस नेबरहुड को फुल जाके पहले डिमोलिश करो. अगर वो तब तक खड़ा है, इफ़ वो एरियल बम्बार्डमेंट के बाद एक आधा जो भी बचा कुचा वो स्टैंडिंग, कहाँ से भी कुछ भी आवाज़ आए, कुछ भी विस्पर आए, ख़त्म करो उसको विथ पीपल इन देम. नो एडवांस वार्निंग मेड, नो नथिंग. In this Grozny affair, this bombing of Grozny was, by the way, was at one point in time labeled as the most destructive city in the world. हालांकि ये लेवल वेस्ट से आ रहा है, तो आई वुड वांट टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज वेस्ट ने जो सर्बिया को किया था, नेटो बॉम्बिंग ने जो सर्बिया को किया था 1999 में, वो शायद ग्रोजनी से भी ज़्यादा था. लेकिन उसका तो ऐसा ही है ना कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी, सो इट्स लाइक दैट. तो ये ग्रोजनी अफेयर में देवर मेनी थाउजेंड किल्ड. रियल नंबर पाना डिफिकल्ट है, विच इज़ एज यूजुअल ड्यू टू सेंसरिंग. उधर से भी सेंसरिंग, इधर से भी सेंसरिंग, मतलब रशियन साइड से भी सेंसरिंग है, वेस्ट साइड से भी सेंसरिंग है. तो एनीवेयर बिटवीन 25,000 टू 250,000, 25,000 से लेकर 2.5 लाख तक कुछ भी हो सकता है. दैट इज़ द इंटरनेट में एजम्पशन. पुतिन का ये एंटायर कैंपेन जो था, अब जो लोग इसको स्टडी करते हैं कहते हैं कि दिस वॉज अ मिक्स ऑफ रॉ अग्रेशन, पॉइंट नंबर 1. यहाँ पे ना बहुत सारे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आएंगे, सो आई वुड वांट यू टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट. पॉइंट नंबर 1 रॉ अग्रेशन, पॉइंट नंबर 2 कोऑप्शन ऑफ लोकल लॉयल्स, पॉइंट नंबर 3 साइकोलॉजिकल टेरराइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलोड बाय अ हेल्पिंग हैंड, पॉइंट नंबर 4, इन रीबिल्डिंग वॉट एवर वॉज डिस्ट्रॉयड विथ लिमिटेड ऑप्शंस. बहुत इंपॉर्टेंट. Raw aggression, co-option of local loyals, psychological terrorization, helping hand in rebuilding. Rebuilding के बाद ऑप्शन हम आपको देंगे, लिमिटेड ऑप्शंस देंगे. इट इज़ नॉट लाइफ बैक टू नॉर्मल, इट इज़ नॉट लाइफ लाइक इट वॉज बिफोर, बिकॉज लाइफ इट वॉज बिफोर में यहाँ पे आ गए हैं. सो लाइफ इट वॉज बिफोर करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे. आगे से जो रहेंगे लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे. So we are rebuilding, but there are caveats, there are options. You may either choose to stay or you may either choose to go. समझ में आ गया तो you would have a picture of what happened. But I'll get into a little bit of a details of those picture. So Grozny के destruction के बाद क्या हुआ? Grozny में आपको एक चीज़ याद रखना है कि Grozny was the capital of Chechnya. बाकी Chechnya is literally village. Okay, these are all rural areas, rural pockets, different, large number of villages, of course, large number of people living, small town, suburban area. Grozny was the most important hub, and during that point in time, because Chechen was completely sort of semi-autonomous बोल सकते थे, वो अपना autonomy के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, तो Grozny became important for all practical purposes. तो पुतिन ने क्या किया? पुतिन made a show of symbolism. उसने सबसे पहले destroy the head of the snake first. सो जितना उनका अग्रेशन था, जितना रशियन फेडरेशन का अग्रेशन था विद लिमिटेड रिसोर्सेज, ही मेड इट अवेलेबल, ही मेड द डिस्प्ले ऑफ इट, एंड दैट रॉ अग्रेशन मेड द हेडलाइन बोथ इन रियल लाइफ एंड इन द माइंड ऑफ लोकल्स. यू नो, ये जो भी रियल लाइफ में होता है इसका साइकोलॉजिकल असर भी होता है. सो दिस रॉ अग्रेशन मेड एन इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द लोकल्स ऑल्सो. दिस वॉज द डिस्प्ले ऑफ द इमेंस पावर ऑफ रशियन फेडरेशन इन अ वे. This was a display of the limits that Russian Federation as an entity was willing to go in destroying an entire city, destroying, I don't know, 20-25,000, 20-25, 2.5 lakh people, no questions asked, no differentiation made, no mercy shown. This was the limit that a country was willing to go to curb separatism and terrorism. That was the psychological impact of it.
and then what happened? Then the game starts. So this destruction जो था ये introduction था. This was an opening gambit. Interestingly, यहाँ ही तक पुतिन का direct role रहा. Then somebody by the name of Ramzan Kadyrov took over. And as I said कि यहाँ पे कहानी interesting हो जाता है. This was the second phase. This was the co-option phase. Remember co-option? Raw aggression के बाद co-option था. This was the co-option of the local loyals. रमज़ान कौन था? रमज़ान कादिरोव. रमज़ान कादिरोव था अहमद कादिरोव का बेटा. Now अहमद कादिरोव was initially एक separatist, लेकिन वो पुतिन loyalist बन गया था. Change of situation, change of circumstances, अहमद became a loyalist of Putin और वो 2004 में उसको assassinate कर दिया गया था. So now पुतिन ने क्या किया? पुतिन ने ये अहमद का जगह दे दिया रमज़ान को, उसके बेटे को, बैंकरोल किया, रशियन फेडरेशन उसको बैंकरोल किया एंड प्रोवाइडेड हिम विथ ऑल द नेसेसरी लॉजिस्टिक सपोर्ट. तुम जाओ वहाँ बैठो, पैसा चाहिए ले लो, लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए ले लो. द लार्जर मैसेज थ्रू रमज़ान कादिरोव वॉज ऑल्सो द फैक्ट दैट क्विड प्रो क्वो, आप मेरा बैक स्क्रैच करो, मैं आपका बैक स्क्रैच करूंगा. एंड रमज़ान कादिरोव इन द आईज ऑफ आर्म चेचन पीपल was a prime time example. But Ramzan had a task. So co-option of local loyal का example हो गया through Kadyrov. So ये था second phase कि अहमद के कादिरोव मेरा लॉयलिस्ट था. अभी मैं लॉयलिस्ट को इतना देखता हूँ, मैं लॉयलिस्ट को सेव करने के लिए, डिफेंड करने के लिए इतना हद तक जाने के लिए तैयार हूँ कि उसका बेटा जो है उसको मैंने भी मेरा एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना दिया, मेरा टीम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना दिया. सो दैट वाज द मैसेज कि इफ यू आर अ पुतिन लॉयलिस्ट, इफ यू वांट टू जॉइन हैंड्स विद पुतिन, दैट इज द लिमिट पुतिन विल ट्रैवल टू. तो आपको बैंक रोल करेंगे, आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट देंगे, लिटरली जो रमज़ान कादिरोव को किया वो आपको भी करेंगे. यू नीड टू बी लॉयल टू पुतिन. ये था वो कोऑप्शन वाला पार्ट. लेकिन रमज़ान का एक टास्क था विच वॉज द थर्ड फेज. वो थर्ड फेज क्या था? दैट वॉज टेरराइजिंग द टेररिस्ट. For a complete psychological control over the Chechens, this was required. And in many ways, Ramzan Kadyrov's phase, the time when Kadyrov took over, remains the most visible phase of the Chechnya/Chechen timeline. Why? Ramzan created a secret police unit जिसका नाम था कादिरोवत्सी. कादिरोवत्सी का सीक्रेट प्रेजेंस था. कादिरोवत्सी का अपना अपना टॉर्चर चेम्बर्स था. ग्रोजनी तो ख़त्म था, चेचनिया का मेन टाउन वही था. बाकी जहाँ जो सारे विलेजेस, रूरल पॉकेट्स, सबर्बन पॉकेट्स है, कादिरोव का ट्रूप्स बिगैन रेडिंग दोज विलेजेस एंड दे स्टार्टेड राउंडिंग अप एंटायर फैमिलीज, एंटायर नेबरहुड्स, and they began disappearing them. Now ये आपको थोड़ा सा excess लगेगा. That is what I said, that separatist movement को ख़त्म करना, you have to think through. You have to think कि कैसे, मतलब think तो नहीं बोलेंगे, you have to mentally be ready actually to go the whole limit. Now why was Ramzan Kadyrov disappearing entire villages and picking up entire families and taking them to their secret chambers? This was a psychological terrorization phase. Thousands of people disappeared. एक तरह से you are disappearing, you're kidnapping, you're disappearing, you're torturing 1000 आदमी. दूसरी तरफ से the PR machinery of Ramzan Kadyrov began building his image as a legendary strongman. He lived in a lavish villa, he kept a pet tiger, he rode a heavy bulletproof vehicle, he had a full entourage with him wherever he went. मतलब जो image एकदम एक फ्यूडल सा, प्री इंडस्ट्रियल सा सोसाइटी के दिल और दिमाग में फिट बैठता है, जो इमेज एग्जिबिट्स रॉ पावर, वो उसके पीआर टीम ने बहुत केयरफुली कंस्ट्रक्ट किया. और सोशल मीडिया का तब टाइम था 2004, 2005, 2008, फेसबुक वगैरह वगैरह तब नया आ रहा था. सो दे बिगैन स्प्लैशिंग द सोशल मीडिया विद दिस काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल. अंदर से Ramzan was ruthless, not just terrorists and their families or their neighbors. Anyone, journalist, LGBT, moderate, anyone that dared question him. बाद में तो डेयर करना भी बंद कर दिए. 2-3 बार ही सबको पता चल गया, 2-3 एग्जाम्पल से यार कि इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते. जो भी क्वेश्चन करता था, disappear them. Just kidnap them, make them disappear. It is estimated that more died during this phase, during the bombing of Grozny phase.
लेकिन अगेन इट इज एस्टिमेटेड, इसका कोई सबूत नहीं है. रमजान्स फेवरेट was called Jakistka. Jakistka is a sweep operation, and army would raid villages on suspicion, clear entire neighborhoods, disappearing entire neighborhoods. So अभी आते हैं क्यों एक फैमिली को या एक नेबरहुड को ये रिलेटिव सबको डिसअपियर कर देते हैं. इफ योर फैमिली हैज अ टेररिस्ट, to teach the entire neighborhood a lesson, they'll pick up the entire family and make them disappear. So what happens as a result is you staying in a neighborhood in future become extra cautious कि neighborhood का कोई भी लड़का अगर कोई भी गलत काम कर रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहा है, तो ये तो पूरा neighborhood को यार खा जाएगा आके. So the neighborhood becomes a local militia and keeps a watch on that guy so that he doesn't stray, he doesn't do ulta सीधा. That was the psychological impact which was about to come. So if you want to break down, I just gave you an example, if you want to break down Ramjan's approach, this became a blend of three things. Number one was counter-insurgency. जब normal paramilitary force जैसे करते हैं counter-insurgency, that was number one. Number two was mafia style of intimidation. ये पूरा उठा लेना, disappear करा देना. That was pure mafia style. Counter-insurgency में ऐसे नहीं करते. Counter-insurgency में it's a pretty pinpointed approach. जो suspected है उसी को मारो, collateral damage को limit रखो. माफिया में क्या करते हैं? माफिया में कोलैटरल डैमेज को बढ़ाओ सो दैट पीपल आर स्केर्ड. सो वन वाज काउंटर इंसर्जेंसी, टू वाज माफिया स्टाइल इंटिमिडेशन, तीन नंबर वाज कल्चरल मैनिपुलेशन. यू नो वो दैट सूशा लाइफस्टाइल ऑफ रमजान कादिर, दैट वाज कल्चरल मैनिपुलेशन. द इफेक्ट्स ऑफ दीज, पॉइंट नंबर 1 and 2, काउंटर इंसर्जेंसी एंड माफिया इंटिमिडेशन, द इम्पैक्ट ऑफ दैट वाज ड्रेड. People became shit scared of him, people became shit scared of his people. Point number 2, वो एक कल्ट जैसा आदमी बन गया. इतना कल्चरल मैनिपुलेशन किया ना कि जो बच्चा था, people who would not directly get affected by the terror ही तो बोल सकते हैं which he was spreading, उसके लिए he become a kind of a hero-like figure. His cult following, his fan following ran into millions on Insta and all of these places. Wherever there were Russian version of Facebook also, VK, which came out in the later phases. So if I were to summarize, क्योंकि उतना details में जाना impossible है, and I'm just trying to give you a headline over here, sort of bullet pointed headlines over here. Number one is extrajudicial violence that included targeted repression, abduction, assassination, disappearances, collective punishment. This is a very Soviet collective punishment. It's a very Soviet activity. It's a very Soviet way of dealing by its nature. एक बिल्डिंग में एक मिला, गोटा बिल्डिंग को ले जाके गायब कर दो. So everybody is scared of their buildings. Everybody starts taking care of their building. It's a very easy way to raise that community awareness. दो चार ऐसे बिल्डिंग को गायब करो, बाकी सब सीख जाएंगे. Number 2, so one was extrajudicial violence, part of which was Soviet style, Soviet inspired violence. Number 2 is psychological terror. Okay, now this is interesting. This included humiliation, large scale public shaming, and this was flashed extensively on media, social media, etc. etc. मतलब टेररिस्ट के फैमिली को लेके आके टीवी के सामने, नेशनल टीवी के सामने उससे आप माफ़ी मंगवाओ. And you have to understand that this kind of feudal societies, shame is a huge taboo for them. It's a big taboo for them. I mean, they would rather die than be shamed in public. And Kadyrov was doing exactly the same. He would call journalists, he would name and shame them in front of and in presence of national media. He would get these people, their families, their neighborhood, their relatives, he would name and shame them, make them sit in front of TV और उसको फिर flash करेंगे national TV में. So people wanted to avoid that. Honor जहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले करता है, especially this, as I said, these are very feudal, these are very pre-industrial societies. Honor यहाँ पे बहुत major role play करते हैं. They're very conservative people. If you're naming and shaming people like this, people would want to avoid that. तो ये हो गया था, और साथ साथ में ये साइकोलॉजिकल टेरर के साथ साथ में इसने किया कल्चरल इंटिमिडेशन. क्या तो ये पॉइंट जो है पब्लिक शेमिंग, ओके, कि यू नो टेररिज्म को डिनाउंस करते हैं, उसके सामने गिर आते हैं, बेगिंग फॉर मर्सी, इसको एक वेपन की तरफ यूज़ किया. सोशल मीडिया, टेलीग्राम और वीके और बाकी वगैरह वगैरह जितना भी था, उसमें मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स भी बन गए. ड्रामा सभी को अच्छा लगता है. एंड दिस वाज रॉ शोकेसिंग ऑफ पावर.
एनिमीज जान के भीख मांग रहे हैं, ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट गोल्ड प्लेटेड गन्स लेके अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा है, शूटिंग प्रैक्टिस चल रहा है, एकदम माचो आउटडोर लाइफस्टाइल काइंड ऑफ थिंग विच इज़ हाईली एस्पिरेशनल फॉर इम्प्रेशनेबल किड्स हु आर ग्रोइंग अप. थर्ड वॉज प्रिटी इंटरेस्टिंग जो उसने किया, which was cultural intimidation. A part of cultural intimidation, you have to understand that Chechens are Sufi. They are Sufi sect people. Kadyrov positioned himself as the defender of Chechen tradition. और terrorism जो आया था, which was true, this was Salafi Wahhabi backed. एक चीज़ आपको याद रखना है, मैंने एकदम शुरू में बोला था कि चेचन टेररिज्म का जो फेज है वो एक अलग टॉपिक है, उसको लेके आगे कभी भी वीडियो बनाएंगे. चेचन टेररिज्म वाज इन्फ्लुएंस बाय अंकल, गोज विदाउट सेइंग. एंड टेररिज्म को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मतलब टेररिज्म बढ़ाने के लिए एक ही चीज़ है, सलाफी वहाबिज्म को यहाँ पे अंदर में लेके आओ. दैट इज़ व्हाट एक्चुअली ट्रिगर्ड द मूवमेंट. क्यों, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड, बाद में बात करेंगे. तो ये जो सलाफी वहाबिज्म जो आया था, कादिरोव एंड कादिरोव पीपल स्टार्टेड कॉलिंग दिस टेररिस्ट बैकर्स एंड द रेडिकल्स एज वहाबी शैतान. सो मॉस्क को खाली करा दिया, जितना भी मॉस्क था, सलाफी वहाबी इन्फ्लुएंस मॉस्क था, सबको खाली करा दिया, आदमी से भी और सलाफी वहाबी इन्फ्लुएंस से भी. अब खाली करा दिया मतलब गायब करा दिया. रमजान कादिरोव्स आइडिया वाज दैट ओनली हिज वर्जन ऑफ सूफी इस्लाम, ओनली द चेचनियन वर्जन इज गोइंग टू स्टे. एंड ही मेड श्योर दैट विच एवर मॉस्क बाद में, विच एवर मॉस्क रिमेन स्टैंडिंग, मॉस्क को भी उड़ा दिया, मॉस्क के अंदर जो था उसको भी उड़ा दिया. Finally, whichever mosques remain standing should only practice the Chechen version of Sufi Islam. Now he started what Putin did with him, co-option and patronage. Now he started co-opting people. He offered amnesty to a lot of former rebels. कि तुम रमज़ान कादिरोव के साथ आओ, तुम मेरे टीम में रहो, you swear allegiance to me, I am going to integrate you in my force. ये भी बहुत सक्सेसफुल था, बिकॉज वंस अगेन रमज़ान कादिरोव वॉज अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल चेचनिया के सामने. चेचन लोग देखे कि पुतिन के जो लॉयलिस्ट है, इफ़ ही इज़ सो सक्सेसफुल, देन अगर हम लोग कादिरोव के लॉयलिस्ट बन जाएंगे तो वी वुड ऑल्सो बी सक्सेसफुल. सो देर इज अपेरेंटली नो बिट्रेयल देयर. दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव साइन. इतना ड्रेड, इतना हार्डशिप, मे बी दिस थिन स्लिवर ऑफ ऑप्टिमिज्म समवेयर, कि जैसे पुतिन लॉयलिस्ट को बहुत कुछ मिला है, वैसे कादिरोव लॉयलिस्ट को भी बहुत कुछ मिलेंगे. तो बहुत सारे इंसर्जेंट्स जेन्युइनली टीम छोड़ के भाग के कादिरोव के लॉयलिस्ट बन गए, और ये जो था बचा कुचा जो इंसर्जेंसी मूवमेंट था, इसको डिवाइड कर दिए. वंस दिस वॉज डन, नाउ कम्स इन द रिकंस्ट्रक्शन फेज. आ जाता है क्या किया था, इकोनॉमिक कंट्रोल मॉस्को तो उसको दे दिया था. सो मॉस्को से उसको पैसा मिला, मॉस्को से उसको सब्सिडी मिला, एंड ही वॉज इंटरेस्टेड टू रीबिल्ड एंटायर ग्रोजनी. जो डिस्ट्रॉय किया था, ग्रोजनी को रीबिल्ड किया, मॉस्क से लेके स्काई स्क्रैपर तक. ही वॉज गाइडेड बाय मॉस्को ऑफ कोर्स, बट द आइडिया वॉज, ठीक है, व्हेन गाइड तो चाहिए ही चाहिए, वेयर आर योर आर्किटेक्ट्स एंड वेयर आर योर इंजीनियर्स गोइंग टू कम फ्रॉम. बट द आइडिया वॉज दैट यू टर्न ग्रोजनी इनटू अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी. लाइक लास्ट ग्रोजनी जो था, जो डिस्ट्रॉय हो गया था, लेट दैट बी अ मेमोरी, एंड आई मीन इवन दैट मेमोरी को भी ख़त्म कर दो. रीबिल्ड ग्रोजनी इन अ वे सो दैट पीपल डोंट इवन रिमेंबर व्हाट ग्रोजनी यूज्ड टू बी इन द पास्ट. आज के दिन का ग्रोजनी का पिक्चर देखिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिस वाज डिस्ट्रॉयड सो बैडली जस्ट अबाउट अ कपल ऑफ डेकेड्स बैक. कादिरोव के जो लॉयलिस्ट थे, उसको नौकरी मिला, गाड़ी मिला, कैश मिला. एवरीबडी देन स्टार्टेड वांटिंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ कादिरोव्स टीम. ग्रोजनी में प्राइवेट जू, सुपर कार, गोल्ड प्लेटेड बंदूक एकदम मतलब भर गए. और ये जो लॉयल्टी है, कादिरोव बिगैन एक्सटेंडिंग द लॉयल्टी टू हिज क्लैन्स. सो उसका जो क्लैन और उसका क्लैन के साथ अलाइड जो क्लैन, उसको उसने एक्सटेंड किया, कंप्लीटली साइडलाइनिंग द राइवल्स अलॉन्ग विद द रेबल्स ऑल्सो. इन दिस वे ही वॉज किलिंग द रेबल का सप्लाई, दूसरी तरफ से ही वॉज कीपिंग द कंट्रोल ऑफ फ्यूचर लिमिटेड विद इन वन क्लैन. दिस पार्ट इज यूजुअली नोन एज चेचनाइजेशन.
क्रिटिक्स क्लेम करते हैं, वेस्टर्न क्रिटिक्स क्लेम करते हैं कि दिस इज सिग्नेचर पुतिन, पीछे पुतिन का हाथ है, बिकॉज ये रमजान कादिरोव के दिमाग से निकलने वाला चीज़ नहीं है, ऐसा इतना इलेबोरेट डिटेल, ये पुतिन का ही है। पुतिन अगेन मेंटेन्स द डिनायबिलिटी कि भाई ये चेचन लोग का इंटरनल मैटर है, वो लोग क्या कर रहे हैं हमको क्या पता। I have met Kadyrov, the ठेकेदार of Chechnya, which is true. Now how he handles Chechnya, the affair is his, because it's a semi-autonomous region. उसको जो जी में है वो करना है वो करेंगे। So Chechenization part is contested. Chechenization parts का बहुत सारा opinion है, but this is what happened. और ये सारे चीज़ की वजह से रमज़ान एक तो भी कल्ट था और भी कल्ट बन गया, गॉसिप्स लेजेंड्स जो था वो बढ़ने लगे, and like always they became disproportionate in nature and it culminated into a kind of an acceptance and into a kind of a belief that चेचनिया में अगर कुछ करना है तो कादिरोव के बिना कुछ नहीं होगा। एंड दिस हेल्प पुतिन्स इमेज टू। वही मैंने आपको जो बताया था कि अगर एक पुतिन के लॉयलिस्ट होकर अगर लाइफ में इतना कुछ कर लिया बिना बिट्रियल का, तो अगर हम इसके लॉयलिस्ट बन गए तो हम लोग भी बहुत कुछ कर जाएंगे। सो दैट वाज अ पुल फैक्टर विच स्टार्टेड प्लेइंग। Overall, this helped Putin's image too, except that one mega attack on Grozny, there remained nothing that you could put on him. Kadyrov was a loyalist of Putin. उसको छोड़ के और ग्रोजनी का अटैक छोड़ के ये भी जितना सारे हुआ, इसका कुछ भी चीज़ आप पुतिन के ऊपर डायरेक्ट नहीं ले जा सकते थे। You couldn't trap him with anything like that. Gradually, as Chechnya began to recover, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि फर्स्ट स्टेज में कल्चरल डिटैचमेंट, नेक्स्ट स्टेज में इंसुलेशन, तो ये इंसुलेशन वाला इफेक्ट में आ गया। द जनरेशन दैट वाज डिस्ट्रॉयड, पार्शियली डिस्ट्रॉयड, अ पार्ट ऑफ दैट जनरेशन वाज अलाउड टू लिव, कि तुम्हारा जान बख्श दे रहा है, वी आर अलाउइंग यू टू लिव, सो बिहेव अकॉर्डिंगली। दे लर्न दैट घर का कोई भी लड़का अगर भूल के भी इधर से उधर जाता है तो पूरा मोहल्ला को पनिशमेंट मिलेगा। That kind of a peer pressure built up super fast. It just took about 5-6 years after the war and after the cleansing to understand this picture. As a result of which, come down to 2020, 22, 25 जो अभी चल रहा है इस फेज में, आप चेचनियन दागिस्तानी यूथ को देखिए। You have one end of Chechen people who are producing some of the best mixed martial art fighters the world has seen. The martial energy is there. They are a fighting tribe. The martial energy is there, but that is being channelized through other means. There is another end of the story जहाँ पे Chechens are making significant contribution side by side with the Russian special military operation forces in Ukraine. In fact, Ramzan Kadyrov का unit Akhmat Brigade is one of the biggest and has been one of the most successful brigades. They are all Chechen fighters who are fighting side by side with Russia against Ukraine. दागिस्तान चेचनिया वो रीजन में एक्चुअली ये है, कल्चर में है। देर इज ऑनर इन फाइटिंग, देर इज ऑनर। सो अ पार्ट ऑफ देम आर गेटिंग इनटू रियल लाइफ कॉम्बैट, अ पार्ट ऑफ देम आर गेटिंग इनटू मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, स्पोर्ट्स, रेसलिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। The effect of that also as a result of this rebuilding of Chechnya and Grozny is that the outside Wahhabi influence is minimal. Special care is taken to keep the brutality alive. Mosques are under very tight control. जिसको भागना था भगा दिए, जिसको मारना था मार दिए, जिसको डिसअपियर करना था डिसअपियर करा दिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट था भाग गया, उसको दूसरा देश में जाके असैसिनेट करके आ गए। They didn't leave. They made sure that whatever had to be done with whoever, उसको तो कर लेंगे, और करके रखा। So, Putin's plan and Kadyrov's execution crushed this entire insurgency and separatism and terrorism by the late 2000s. आज के दिन में about a few hundred terrorists remain in Chechnya. Putin and Kadyrov brought the stability at a high cost, which was personally quite a waste. क्यों? क्योंकि चेचनिया का लोगों को भड़काया था बाहर से, ये सलाफी वहाबी इन्फ्लुएंस आके इसको भड़काया था, बाहर से किया था। Anyway, for the Chechens of today, the idea of authority, which is a combination of an image of Kadyrov and Putin, और सिर्फ Kadyrov को ही पकड़ लीजिए, he is the protector as well as the destroyer. So you stay in his good books, you stay good. You don't stay in his good books, you'll be destroyed. For Russia, this man is an invaluable asset who has kept the region quiet. And all this has been possible because of the handiwork of Vladimir Putin. Okay. Now there has been over the past few days there has been questions. कोई बोल रहा है चेचनिया मॉडल, कोई बोल रहा है कुछ मॉडल, कोई बोल रहा है कुछ मॉडल। उसके ऊपर कमेंट आए चेचनिया इज अ फ्लॉड मॉडल, आज के दिन में ये हो रहा है वो हो रहा है, आदमी डर रहा है जाने से, ये होने से।
there would be problems again. Once a region is got into this kind of a problem, it is a cycle, it is going to come and go. The fact is, when problems like this happens, it gets handled. If you are successful in handling the problem once, you are successful in handling the problem again. Russia did it once in Turkestan. It was the Soviet time. Central Asia में, Central Asia had the same issue. इसको लेके हामिद रशीद ने किताब भी लिखा है, और वो किताब को मैंने आपके साथ यूट्यूब चैनल में पोस्ट में शेयर भी किया है. सो रशिया, सोवियत यूनियन फेस दिस इशू. इनफैक्ट सोवियत यूनियन से भी पहले, जब ज़ारिस्ट रशिया था, व्हेन दे वर ट्राइंग टू कैप्चर तुर्किस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान, सेंट्रल एशिया, समरकंद, कोकान, बुखारा, एट्सेट्रा, तभी से लेके प्रॉब्लम था. सोवियत टाइम में उसको एकदम ठंडा कर दिया. सो रशिया और सोवियत यूनियन डिड इट वंस इन तुर्किस्तान. दे हैव डन इट वंस अगेन इन चेचनिया. फ्यूचर में जब भी होंगे, when the time comes, they would find a way to solve it. That's the answer to people who ask the question कि हाँ चेचनिया में अभी तो प्रॉब्लम है, रहेंगे. As I said, that places where this kind of problems are orchestrated, problems जिसके साथ आपका एक cult relationship, आपका एक पुराना वाला वो subconscious के साथ अगर आप relationship establish कर देते हो, तो वो problem उतना आसानी से जाने वाला नहीं है. And yes, Putin and Kadyrov have been successful in insulating a portion. But industrial revolution का जो वीडियो मैंने बनाया था, that 40, 50, 60, 70, 100 years of insulation, उसके बाद you get a new breed of people, वो तो उसको नहीं मिला ना, उसको 10-15 साल मिला है. So of course there would be problem. And I'm sure somebody must be thinking about it on how to solve the problem. But the fact is, the top line remains that Chechnya was a extremely messy mess, a terrorist's paradise during the end 90s and the beginning of 2000. 10 साल में, 15 साल में उसको शांत कर दिया है. And this is how they did it. But again, this is an extremely dangerous game to play. About the military enabled distraction, as I said, कि whoever gets into the game has to be willing to see this through, irrespective of whatever clamor there is in the media, irrespective of whatever clamor there is amongst the international watchdog, आपके नाम पे कितना भी PR campaign चलाए, smear campaign चलाए, whatever the civil societies have to say or do, human resource watch, blah blah blah. इस चीज़ में अंकल माहिर है, कई बार किया है. Uncle has destroyed Yugoslavia, Uncle has destroyed Iraq, Uncle has destroyed Libya, Syria, Afghanistan. कौन क्या बोल रहा है, कुछ परवाह नहीं, करो. Uncle has been quite good. But the second part is where Uncle has been very unsuccessful. This second part is what sets someone like Putin apart from Uncle and his planner. तो Uncle ने जैसे सीरिया या अफगानिस्तान में किया था, पुतिन ने वैसे ग्रोजनी में किया, चेचनिया में किया. लेकिन second part, rebuilding, Uncle has always been a constant failure. Two remarkable times where Uncle has been successful. One was rebuilding of post-World War Japan. One was rebuilding of post-World War Germany. But those were different planners. वो सब मर गए हैं. 1950s, 1940s का जितना भी अच्छा खासा प्लानर था, all the good thinkers and the shrewd philosophical and political brains are all dead and gone. बाद में अंकल का प्लानिंग हैज़ बीन वेरी शैबी. तो अंकल हैज़ बीन अ कांस्टेंट फेलियर. तो यहाँ पे whether you put the credit to Putin or you put the credit to Kadyrov, that at least as far as the initial reconstruction of Chechnya is concerned, same thing cannot be said about them. डिटेल्स भी नहीं जाएंगे, इसके साथ उसके साथ कंपेयर भी नहीं करेंगे. ओके, आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको कंपेयर मत करिए, क्योंकि कुछ कंपैरिजन आ जाता है. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, एज आई सेड, आई बिगैन दिस पॉइंट बाय सेइंग दैट दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस गेम टू प्ले. You've got to be willing to go the whole way through. The moral of the story that I see is that this has been possible to a large extent, 90% possible, because Putin has had Kadyrov with him to carry out this. So the moral of this relationship between Putin and Kadyrov is that if you want to harness a monster, you have to be a bigger monster. This is very important. This is very crucial. If you want to harness a monster, you have to be a bigger monster yourself. Putin might look and act like a typical bureaucrat, and make no mistake, he is a bureaucrat. At his core, he is a bureaucrat. He has demonstrated that time and again during this case of Crimea and Ukraine. एक भी कुछ चीज़ ऐसा नहीं किया. He loves to go by the book so much. एक भी चीज़ ऐसा कुछ नहीं किया that it could legally be
produced against him, legally be pointed against him. But having said that, he also remains the monster. Because it is only a monster that can out-monster a monster like Kadyrov. He has to be a monster. Monster in the shape, monster character. Monster doesn't mean a derogatory thing. Monster means, if you want to lead a gang of bullies, you have to be the biggest bully yourself. Prigozhin was the leader. He made a move of going against Putin. He realized his mistake and he went back and apologized to Putin. Putin could have let him carry on. He didn't. This despite the fact that Prigozhin was one of his earliest associates. St. Petersburg Boys जिसको कहते हैं, that loyal group of Putin and his friends and allies and all, a very छोटा मोटा group, hardcore group of people who have influenced Russian Federation after Boris Yeltsin. Prigozhin was a part of St. Petersburg Boys. But even he wasn't let out. He wasn't allowed. एक limit के बाद. So you have to have that kind of a mentality. You have to have that kind of an outlook. And that is why today Ramzan Kadyrov, despite being probably one of the most deadliest players in the Russian side today, is still happy to remain under the umbrella of Putin. He doesn't want to get out of the umbrella of Putin and everybody knows what happens when you get out of the umbrella. So if you want to ride a tiger, then the tiger has to be scared of you. If you don't have the spunk to lead a bunch of high school bullies, then talking about co-opting terrorists is not your cup of tea. You know what I have in mind? A lot of you might be thinking of Dulat Doctrine. I'm thinking exactly of that. Bangla mein ek kahawat hai, which means guy can't even fart properly, yet he wants to carry a machine gun. So you don't have the first thing of leadership in you. Forget about being a monster, forget about being a bigger tiger, so on and so forth. You can't even handle a bunch of high school bullies. And here you're proposing a doctrine by which you're trying to co-opt ex-terrorists of Kashmir. And at the end of it, you're pretending to be a hotshot, lobbyist, like a Brzezinski and a Kissinger combined together and some kind of a James Bond, and you're putting in you're wasting a lot of Indian taxpayers' money and probably making some yourself. I don't know. This is just a guess. Putting a whole lot of self-importance on you and whining and dining and pretending that you're a big lobbyist, and look at the result. So it's not that easy to ride a tiger. You can't tame a dragon if you're not part dragon yourself. What I'm trying to say is that the bullet has to be bigger than the carrot. And that is easy wisdom, which I'm saying. You have to out-monster the monster. You have to be a bigger tiger. The bullet has to be bigger. The real game is in building that bigger bullet. Not many people know how to build a bigger bullet. People think वहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे. बोलता है हाँ हम लोगों ने 370 के बाद चेचन मॉडल अप्लाई किया था, घंटा अप्लाई किया था, नहीं अप्लाई किया था. But anyway, that becomes a topic of debate, that becomes a topic of discussion. Then you get down into the details and all, जिसका time नहीं है. So that is the end of today's video. I hope you have liked it. I hope you've made a note of the points that we've discussed. Find out more of those points whenever you're free. This video might hold a couple of answers to a couple of questions that are there going on in the world and in your minds right now. Okay. Among them, one or two utilities of an effective power structure is one. Power structure, power game मैं कहता रहता हूँ. So one or two utilities of an effective power structure has been discussed. Find them out and I'll leave it there for now. Reference material, जहाँ तक reference material का सवाल है, the first book that comes to my mind is The Colder War by Marin Katusha, one of my favorite books. Tracks a huge amount of incidents and does a lot of analysis as to जो पुतिन ने inherit किया था Russian Federation, which was absolutely weak and crumbling, उसको कैसे reconstruct किया. The second book is Ramzan Kadyrov by H. Hassan. That's one book which you need to find out. Another book is Russia's War in Chechnya by Mark Galeotti. Right? As far as websites are concerned, interesting websites are, one is called Caucasian Knot, one is called Wilson Center, and one is called Jamestown Foundation. These are relatively neutral website. Why? Because ये लोग advocacy, ये देखिए Wilson Center, Jamestown Foundation, Western websites है, but they are less about advocacy of this and that and human right and falana. They are more about what happened and what goes on.
एंड आई ऑल्सो हैव गॉट वन मोर बुक इन माई किटी राइट नाउ, लेकिन उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज आई हैवंट रेड दैट बुक माई सेल्फ. मेरे को उसको थोड़ा पढ़ने दीजिए. उसको पढ़ने के बाद इफ़ इट इज़ गुड, I'll maybe not a different video, but I'll definitely put up a post on YouTube so that you guys can make a note of that book, and you guys can go ahead and read the book if you want to. Okay, so remember that, you know, the ultimate fight is for power. In my words, the ultimate fight is about access and control. That's all. So whatever you do, whether you're taking initiative as an individual, whether you're taking initiative as a group, as a community, whatever you're doing, it becomes ultimately about access and control, ultimately about power. So you stay sharp and prepare yourself for that. And I'll see you next. Jai Guru.